हेलो गाइस। मैं जापान में लंबे अरसे से मौजूद हूँ और मेरा मकसद कल्चरल एक्सचेंज के ज़रिए दुनिया भर में प्यार मोहब्बत पैदा करना है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला एक सवाल के का पढ़ाई के लिए जापान आने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो मैं आज उसका बताऊँगा, आपको सारी डिटेल कवर करूँगा। अपने रेफरेंस के साथ मैं बताऊँगा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको। जापान इस दुनिया का छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसकी इकॉनमी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। अमेरिका, फिर चाइना, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन जापान तीसरे नंबर पे आता है। जर्मनी, फ्रांस, यूके, कनाडा सब बाद में आते हैं। जापान की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। उसके बाद पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घट रही है, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा, इसकी पॉपुलेशन घट रही है, तो उसके हिसाब से जापान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। जापान के अंदर 800 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। पैसा इनका खुदा होता है और बिज़नेस उसका ज़रिया होता है। तो जब बिज़नेस ही नहीं है तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर से स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। क्योंकि जापान को इंटरनेशनल एजुकेशन में एंट्री किए हुए कुछ साल हुए हैं, जिसकी वजह से इनके जो रूल्स हैं ज़्यादा सख्त नहीं हैं। जैसा कि जर्मनी जाने के लिए, कनाडा जाने के लिए आपको इक्विवेलेंसी शो करनी पड़ती है कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत सिंपल से रूल्स हैं और मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, बस वो आपको ध्यान में रखनी है। चलें जल्दी से चलते हैं। तो सबसे पहले जापान आने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है मोटिवेशन। मुश्किल ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जब मैं आ सकता हूँ तो आप लोग भी आ सकते हैं। तो मैं बहुत आसान एक तरीका बताऊंगा जिसके मुताबिक बहुत कम से कम कॉस्ट में आप कैसे जापान आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चाहिए वो एक तो मोटिवेशन चाहिए कि मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी और जापानीज़ लैंग्वेज का एक छोटा सा बेसिक लेवल की ज़रूरत होती है। और अब क्या क्या तरीक़ाकार हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि आपको गूगल, अभी बैठे बैठे आप जो सबसे पहला काम करेंगे वो गूगल पे लिखें स्टडी इन जापान। स्टडी इन जापान में जितने भी लिंक्स आएंगे वो ज़रूर पढ़ें। आपको पढ़ने का शौक है, इन्फॉर्मेशन एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक होगा वो होगा jpss.jp, जो कि यहाँ मेंशन भी है। ये लिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आज ही इस पर अपना अकाउंट बनाएं। और स्काउटिंग एक सर्विस है जिसके मुताबिक जो भी जापानीज़ यूनिवर्सिटी या जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल होगा वो आपको ईमेल सेंड कर देगा कि भाई एडमिशन्स ओपन हैं। ये वेबसाइट है ही सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, प्लस स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको देख सकते हैं। हर स्कूल की या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जिस वक्त आ रहा था तो मेरे पास सिर्फ 5 लाख येन मेरे अपने थे, और जिस वक्त मैंने अप्लाई किया तो मेरी टोटल कॉस्ट 10 लाख येन के करीब लगे थे। उस वक्त येन थोड़ा कम था, तो जिसकी वजह से PKR पाक रुपी या इंडियन रुपी जिसके पास होंगे तो वो अमाउंट एक मतलब कम अमाउंट लगेगी, क्योंकि येन का रेट कम था, पैरिटी कम थी। उसके बाद मैंने सबसे उधार लिया, अपने ख़ानदान के ही लोगों से। तो बाकी चीज़ें आप उधार ले सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। क्योंकि मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैं जिस इंस्टीट्यूट के थ्रू आया वो था द जापान हाउस, एक कराची में इंस्टीट्यूट है। तो उसके जो प्रोप्राइटर हैं शुजा साहब, उन्होंने मुझे आउट ऑफ द वे जाकर मेरी काउंसलिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें उन्होंने सिर्फ मुझे इतना मोटिवेट कर दिया, उन्होंने मुझे इतना यकीन दिला दिया कि आप वहाँ जाकर आप परेशान नहीं होंगे अगर आप मेहनती हैं। तो बाद फिर मैं और मजबूत हो गया अपने इरादे के ऊपर, तो इसलिए मैंने जिनसे जो पैसे लिए थे वो मैंने उनको वापस कर दिए। तो सबसे पहले आपको मैंने बताई सारी चीज़ें आपकी उनको ज़रूरत है। फिर उसके बाद आपको JPSS की वेबसाइट से अच्छा सा अपने हिसाब से या तो जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल ले लें या फिर यूनिवर्सिटी ले लें। जब आप आपका लैंग्वेज स्कूल या आपकी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर ली तो हर किसी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, फीस भी अलग होती है, तो आपको उनसे थोड़ी सी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको फीस पे करनी होती है। वो फीस 20,000 येन से लेके 40,000 येन तक जाती है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जिनका ताल्लुक एजेंट से होता है, वो एजेंट के थ्रू लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बगैर एजेंट के आपको एडमिशन दे देते हैं। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको ऑफ़र लेटर सेंड करते हैं। जब ऑफ़र लेटर आपके पास आ जाएगा तो फिर उसके अंदर सारी इनवॉइस की डिटेल, कितने पैसे होंगे, आपको 6 महीने का तकरीबन 6 महीने के वो लिविंग एक्सपेंसेस भी पहले से ही ले लेते हैं। हर किसी की जो फ़ीस है वो अलग अलग होती है। मेरी फ़ीस 3,50,000 यानी 6 महीने की थी, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम पे की थी अपने स्कूल को।
और फिर उसके बाद मेरा लिविंग एक्सपेंसिव 1.5 लाख और सब कुछ मिला के मैंने कोई 6 लाख येन की रेमिटेंस की थी जापान में, क्योंकि मैं जैपनीज लैंग्वेज स्कूल के ज़रिए से आया था, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जब आपका एडमिशन हो गया उसके बाद आपका स्कूल आपसे बोलेगा कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जमा कराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुने। एक तो वो होता है जिसमें आपको स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है अपने फर्स्ट ब्लड रिलेटिव की, कोई भी हो सकता है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। और फिर दूसरा होता है कंपनी की गारंटी। कंपनी की गारंटी क्या होती है, जिसमें आप किसी कंपनी में काम करते हैं और जब जापान में आएंगे तो उस कंपनी के बिहाफ पर काम करेंगे या किसी कॉरपोरेशन, जापान और पाकिस्तान या जापान या अपनी कंपनी के बीच में लिंक क्रिएट करेंगे। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, आप ऐसी कंपनी भी चूज़ कर सकते हैं जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप उसको ये श्योरिटी दिलाते हैं कि अगर मैं जापान चला गया तो मैं आपके बिजनेस लिंक्स डेवलप करूंगा जापान की कंपनीज के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कंपनी अगर आप पे ट्रस्ट कर ले, अगर ये दोनों कंपनी, एक तो वो जिसमें आप ऑलरेडी काम करते हैं वो तो ऑब्वियसली आप पे ट्रस्ट करेगी, लेकिन दूसरी वो कंपनी जिसको आप जानते भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आप उनको श्योरिटी दिलाते हैं, अगर वो आपकी गारंटी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप जब भी जापान आ सकते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास स्टेटमेंट नहीं है, किसी किस्म की रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी। जिनके पास फाइनेंशियल नहीं है, इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो वो इस तरह कंपनीज के साथ डीलिंग करके आ सकते हैं, बशर्ते ये कि आपके पास आपकी नीयत साफ़ हो। मैं फिर कहूँगा आपसे, आपकी नीयत साफ़ हो। जापान में किसी किस्म का झूठ, किसी किस्म का धोखा या किसी किस्म की मतलब ऐसी सोच कि मैं जापान आऊँगा तो शादी कर लूँगा और पढ़ूँगा नहीं, तो इस बात मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी किस्म का ऐसा नेगेटिव डिसीजन या नेगेटिव थिंकिंग लेकर जापान में ना आए प्लीज़, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये ना सिर्फ आपकी बदनामी बल्कि आपके पूरे मुल्क का वीज़ा स्टेटस जो है, पूरे मुल्क का स्टेटस ख़राब हो जाएगा। कंपनी पे कुछ नहीं करेगी, सिर्फ अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और एक बॉन्ड पेपर पे लिख के देगी कि मैं इसको जापान में सपोर्ट करूँगा, बस इतना काम है उसका, कोई पेमेंट उसको नहीं देनी। उसके बाद फिर आपकी जब वो गारंटर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी को जमा कराएंगे तो वो आपका वीज़ा यहाँ जापान में टोक्यो के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो कि 50% वीज़ा होता है वो यहाँ से इशू करवाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट, जब वो डॉक्यूमेंट, उसको 3 महीने लगते हैं नॉर्मली इशू होने के लिए, जब वो डॉक्यूमेंट आपका इशू हो जाता है तो उसके बाद सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स का एक वो सेट होगा, वो आपके मुल्क में आपको सेंड कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट वो जब सेंड करते हैं सबसे पहले वो कहते हैं कि हमें ट्यूशन फीस और जितने भी चार्जेस हैं वो सब हमें सेंड करें। तो जब आप उनको रेमिटेंस भेज देंगे उसके बाद वो फिर उसकी कंफर्मेशन के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। जब वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ भेज देंगे तो बट दैट्स ऑल, यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है गाइज। उसके बाद फिर आप वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर एम्बेसी में जाएंगे। कॉन्सुलेट या एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, सेम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप उनको जमा करेंगे। फाइनेंशियल्स की जो एक लिमिट है वो 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस हैं जो आप जमा कराएंगे, जिसके अंदर आपकी पर मंथ के हिसाब से, फॉर एग्जांपल एक जापान में मैक्सिमम 80,000 येन पर मंथ का खर्चा होता है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय इनटू 1 ईयर कर लें या 1.5 ईयर कर लें, उसके यानी 18 महीने मल्टीप्लाई बाय 18 या फिर मल्टीप्लाई बाय 12 करके, या आपका स्कूल आपको बताएगा या यूनिवर्सिटी आपको बताएगी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने जहन में रखिएगा कि वीज़ा अभी भी 100% नहीं है। सब कुछ फीस आपने पे कर दी, उसके बावजूद आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है अगर एम्बेसी आपके मुल्क में इस बात से आपसे सेटिस्फाई नहीं हुए। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा और सेटिस्फाइड होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बाद में फिर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो भी जाता है तो आपकी सारी फीस कुछ डिडक्शन के बाद वापस आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ये था गाइस बहुत इजी और बहुत आसान तरीका, कम से कम पैसों में आप जापान आ सकते हैं। तो आई होप कि आपने मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई भी बात रह जाती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।